हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सब्जेक्ट ले रहे हैं डेट इज़ अकाउंटिंग। और हम लोग आज हमारा लेक्चर नंबर 1 शूट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का, डेट इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा, ये एक तरीके का बेस है अकाउंटिंग का, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम भी क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बेस क्यों है? बिकॉज इस चैप्टर में हम लोग एक बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपके हर क्वेश्चन में, ठीक है, हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम में आएगी बेटा। सो एक ही दिन का चैप्टर है बेटा ये, ठीक है। तो इसको फटाफट फिनिश कर लेते हैं और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, वो आप क्वेश्चंस अपना कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो डैट, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, आज हम वापस डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड एदर बाय, जो हम लोग बिजनेस के अंदर हम लोग जो पैसा कमाते हैं या हमको जो नुकसान होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। एक उसकी अकाउंटिंग का तरीका होता है डेट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक तो क्या होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है बेटा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग इस पूरे चैप्टर में ये दोनों टर्म्स को ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैश बेसिस क्या होता है और अक्रूवल बेसिस क्या होता है, ठीक है। देखेंगे व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, ये एक वो सिस्टम है इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजेक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जो कैश में होगा। यानी कि कैश जब भी आएगा तो रिकॉर्ड होगा और कैश जाएगा तो रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि कैश के अलावा यहाँ पे और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। कैश के अलावा यहाँ पे और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। क्या मतलब है? यानी कि रेवेन्यू यानी कि सेल्स हम लोग तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास पैसा आएगा। यानी कि अगर हमने किसी को उधार पे क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर दिया है तो वो इस सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होता है। कौन सा सिस्टम? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो सर वो किस में रिकॉर्ड होगी? ठीक है, किस में रिकॉर्ड होगी? वो होगी अक्रूवल सिस्टम पे, जो हमारा सेकेंड सिस्टम है अकाउंटिंग का। कौन सा सिस्टम? दिस सिस्टम, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो समझ में आया कैश बेसिस क्या होता है? यानी कि जो ट्रांजेक्शन कैश में होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि सेल्स कब रिकॉग्नाइज होगी हमारी बिजनेस में? जब हम लोग उसको कैश में बेचेंगे, यानी कि जब हमारे पास कैश आ जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है। इन द सेम केस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। यानी कि एक्सपेंसेस भी तभी रिकॉर्ड होगा जब हम उसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस, इसका मतलब जितना पैसा आया है और जितना खर्चा हुआ है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट और लॉस। मान लो पैसा ज़्यादा आया है और खर्चा कम हुआ है तो फ़ायदा, और खर्चा ज़्यादा हो गया पैसा कम आया है तो नुकसान ऑफ अ बिजनेस फॉर देयर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि कैश बेसिस पे इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, ठीक है। व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर हम लोग कैश बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, यानी कि अक्रूवल बेसिस पे फॉलो नहीं करते हैं और कैश बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो उस केस में हम लोग आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इन द सेम केस इनकम रिसीव इन एडवांस और अक्रूड इनकम भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सर ये पॉइंट थोड़ा सा कम समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं वापस समझाता हूँ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा बेटा?
कैश बेसिस होगा जहाँ पे कैश आएगा और जाएगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। इनकम तभी रिकॉर्ड होगी जब पैसा आ जाएगा, और एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड होगा जब पैसा चला जाएगा। ठीक है, इस केस में प्रॉफिट और लॉस पैसा आया है और जो पैसा गया है अकाउंटिंग पीरियड में उस बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, इस केस में हम आउटस्टैंडिंग यानी कि जो लास्ट पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव इन एडवांस और अक्रूड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किसमें? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। समझ में आया? ठीक है, अब समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा कि हमने किसी पर्सन से या कोई भी किसी से कोई खर्चा करवा लिया है, ठीक है ना, बट अभी तक हमने उसको पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी में कोई पर्सन जॉब करता है, ठीक है, उसने अपना काम कर दिया है बट अभी तक मैंने उसको सैलरी नहीं दी है। ठीक है, उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो उस केस में कैश बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने उसको कैश नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच हैव बिकम ड्यू। जो ड्यू तो हो गया है, जिसका पैसा तो देना है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, बट विच हैव नॉट बीन पेड, बट अभी तक हमने उसका पैसा दिया नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? काम हो गया बट पैसा देना बाकी है। काम हो गया बट पैसा देना अभी बाकी है। ये हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। अब समझ में आ रहा है बेटा? ये जो हमने बेसिक टर्म्स पढ़े थे वो कितने काम में आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। ठीक है, फिर है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्या होता है? दीज आर दोज एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस है विच हैव बीन पेड इन एडवांस, जिसका पैसा मैंने एडवांस में दे दिया और अभी तक उसका फ़ायदा हमने नहीं उठाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, उसको मैंने पैसा एडवांस दे दिया और अभी तक उसने काम नहीं किया है, तो हम उसको क्या कहेंगे? काम हुआ नहीं और पैसे पहले ही दे दिए। काम हुआ नहीं, पैसे पहले ही दे दिए है। ठीक है, इसे ये हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है। ये हमारे लिए क्या होता है? असेट। ठीक है, समझ में तो आता है ना असेट लायबिलिटी क्या होता है। फिर है अक्रूड इनकम। क्या होता है? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? इन दिस इज एन एक्सपेंस विच हैव बीन अर्न, जो कमा तो लिया है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैज़ नॉट येट बिकम ड्यू एंड देयरफॉर हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, यानी कि जिसका पैसा अभी तक हमारे पास आया नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी कंपनी का काम कर दिया है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाने थे मुझे, मैंने उस कंपनी के अकाउंट्स बना के उसको दे दिए बट अभी तक उसने मेरी फ़ीस के पैसे मुझे नहीं दिए हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अक्रूड इनकम, यानी कि पैसा काम तो कर दिया बट अभी तक पैसा नहीं आया है। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने? देखिए, काम कर दिया, अभी तक पैसा आए नहीं, अभी तक पैसा आया नहीं। ठीक है, ए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, काम हो गया, पैसा देना बाकी है। ठीक है, काम हुआ नहीं, पैसे पहले ही दे दिए। काम कर दिया, अभी तक पैसा आया नहीं, अक्रूड इनकम में। अच्छा, इनकम रिसीव इन एडवांस, इसका मतलब क्या है? काम किया ही नहीं और पैसा पहले ही आ गया। ठीक है, क्या मतलब? इज एन इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज़ बीन अर्नड, यानी कि इट हैज़ बीन रिसीव आ तो गया, बिफोर इट हैज़ बीन अर्न, और अभी तक कमाया नहीं है। दैट द गुड्स टू बी सोल्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में हम हमारी गुड्स को बेचेंगे या फिर सर्विसेज देंगे। क्या मतलब है इसका? काम करा नहीं, पैसे पहले ही आ गए, तो ये हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। ठीक है, ये क्या होती है बेटा? ये चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि पैसे नहीं दिए। प्रीपेड एक्सपेंस असेट क्यों है? क्योंकि पैसे एडवांस में दे दिए। अक्रूड इनकम हमारे लिए असेट क्यों है? काम कर दिया, पैसा आया नहीं है। और इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है, काम किया नहीं, पैसा पहले ही आ गया, तो लाइबिलिटी है क्योंकि काम करना अभी बाकी है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को चारों टर्म्स।
तो ये चारों टर्म्स कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होती है, बट अक्रूवल बेसिस में ज़रूर रिकॉर्ड होती है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? क्या क्या फ़ायदे हैं कैश बेसिस में? इट इज़ अ सिंपल बेसिस, बहुत सिंपल है। ठीक है, कैश आया रिकॉर्ड कर लिया, कैश गया रिकॉर्ड कर लिया। बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर नॉट मेड, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस का एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है। बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हम लोगों ने आपका वीडियो देख लिया बट उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या करिए, वो आपको याद नहीं रहती है, आपको समझ में नहीं आता है, उस समय तो आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या करिए, हमेशा अपने साथ में एक रजिस्टर लेके बैठिए, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करते रहिए। और अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, नोट करने लायक लगती है, तो आप प्लीज़ नोट करिए। ठीक है, अदरवाइज़ आपको हर चीज़ के नोट्स मिल रहे हैं और जिस चीज़ के नोट्स नहीं मिलते हैं प्लीज़ आप उसको अपने रजिस्टर में अपने हिसाब से उस नोट्स को बनाइए। ठीक है, बिकॉज उसको नहीं देने के पीछे सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि आप अपने ओन वर्ड्स में उसको लिखना पड़ता है या लिखना चाहिए। ठीक है। नाउ तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें हम लोगों को ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है, दिस अप्रोच इज़ मोर ऑब्जेक्टिव बिकॉज फ्यू जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेस है कि पैसा आया तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं आया तो मत रिकॉर्ड करो, और कुछ ही एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बाकी एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़ते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन कैश बेसिस। अच्छा, ये जो अकाउंटिंग है कैश बेसिस वाली, ये किन लोगों के लिए अच्छी है? जहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन कैश में ही होता है, या फिर 95% ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं, वहाँ पे तो ठीक है, बट हर जगह ये अच्छी नहीं होती है। या फिर मैं आज की तारीख में अगर बात कहूँ तो 99% लोग अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं और सिर्फ 1% लोग इंडिया में कैश बेसिस में अकाउंटिंग करते हैं। बिकॉज अक्रूवल बेसिस में बहुत सारा काम आज की तारीख में क्रेडिट में होता है, उधार में होता है। ठीक है, इसलिए 99% लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं और सिर्फ 1% लोग हैं जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या क्या एडवांटेजेस है कैश बेसिस के? सिंपल है, मोर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और यहाँ पे ये वही लोग फॉलो करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैश में होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है कैश बेसिस के? नुकसान देखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, हमको सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके नहीं बताता है। सही फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब याद आया, बैलेंस शीट, हमको सही बैलेंस शीट प्रोवाइड नहीं करता है ये। कौन? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? फिर है इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस, जितना पैसा आया है उतना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है ना, उस वाले कॉन्सेप्ट को, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, उस वाले कॉन्सेप्ट को ये भी फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान है, कौन से वाले चैप्टर में? 3rd चैप्टर में, यस। फिर है दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। ठीक है, ये सिस्टम आपका कैपिटल और रेवेन्यू आइटम दोनों को अलग अलग नहीं करता है। ध्यान है आप लोगों को, कैपिटल आइटम असेट, रेवेन्यू आइटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकम के केस में अगर मैंने कोई असेट बेची है तो वो कौन सा आइटम हुआ? कैपिटल। और मैंने अगर कोई गुड्स बेचे हैं तो वो कौन सा आइटम हुआ? रेवेन्यू। ठीक है, अगर मैंने फर्नीचर परचेज करने में पैसा खर्च किया है तो वो है कैपिटल। ठीक है, मैंने सैलरी दी है तो वो क्या है? रेवेन्यू। तो डिपेंड करता है, पैसा जो आया है, जो पैसा गया है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, तो असेट और लाइबिलिटी है तो कैपिटल, अदरवाइज अगर वो चीज़ प्रॉफिट और लॉस में आती है तो वो किस में आएगी? आपके रेवेन्यू आइटम्स में आती है। ठीक है, हम और डिस्कस करेंगे आगे इस वाले कॉन्सेप्ट को। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश, तो ये वाला जो सिस्टम है वो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को अलग अलग नहीं करता है। ठीक है, देयरफॉर करेक्ट प्रॉफिट आर नॉट एस्टिमेट, इस वजह से हम सही प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ठीक है, कैश बेसिस समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? इन दिस, बेटा बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है, एक ही लेक्चर में ये लेक्चर पूरा
फिनिश हो जाएगा चैप्टर हमारा, ठीक है। तो मुश्किल से 5-10 मिनट की ज़्यादा क्लास होगी, ठीक है, और आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। समझना क्या होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटा। इन दिस इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज़ अर्न और अक्रूड, व्हेन इट इज़ अर्न और अक्रूड। यहाँ पे इनकम जैसे ही हमने कमा ली है वैसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा आया है या नहीं आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी को गुड्स बेचा, ठीक है, पैसा अभी तक आया नहीं है, बट फिर भी हम हमारे अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, किसमें, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वो चीज़ तभी रिकॉर्ड होगी जब पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। इन दिस इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज़ अर्न और अक्रूड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई भी क्रेडिट सेल करी है, इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड और नॉट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पैसा नहीं आया है, ठीक है। अगर पैसा अगर नहीं आया है तो भी अक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ़ एन एक्सपेंस हैज़ बीन इनकर्ड बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, ठीक है। इसी तरीके से हमने कोई खर्चा कर लिया बट अभी तक उसका पैसा नहीं दिया है, तो वो भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। दिस इज कॉल्ड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च हैज़ नॉट बीन पेड, ठीक है, अभी तक हमने, फॉर एग्जाम्पल हमको मार्च महीने का रेंट किसी को देना था, इट विल स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बिकम ड्यू, क्योंकि वो बाकी है, पर तब भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अगर पैसा नहीं भी दिया है तो भी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग के नाम पे, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड 2 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तो ये 2 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। कौन सा, एक तो है बेटा आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, दूसरा मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन यानी कि जब तक हम कोई इनकम कमा नहीं लेते हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर जैसे ही इनकम हम लोगों ने कमा ली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसा आया है कि नहीं आया है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। समझना अगर मुझे किसी ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपसे ये गुड्स को खरीदूंगा, तो क्या मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा? नहीं, चाहे कैश बेसिस हो चाहे अक्रूअल बेसिस हो, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड केस, अगर मान लीजिए मुझे किसी ने गुड्स बनाने का ऑर्डर दे दिया, मैंने गुड्स बनाकर उसको सेंड भी कर दिए, पर अभी तक पैसा नहीं आया है, तो हम अक्रूअल बेसिस के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और बट कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कैश बेसिस में होगा तो वो कब रिकॉर्ड होगा, जब पैसा आ जाएगा हमारे पास, जब पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसे यही कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि जैसे ही इनकम कमा ली है आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वेदर अमाउंट इज़ रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ठीक है। और मैचिंग प्रिंसिपल तो आपको पता ही है कि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस एक तरीके से। नाउ अंडर दिस सिस्टम, लास्ट पॉइंट, अंडर दिस सिस्टम outstanding and prepaid expenses are registered. Similarly, accrued income and income received in advance are recognized for ascertaining correct profit or loss for the accounting period. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस सब चीज़ें रिकॉर्ड होगी, किसमें, अक्रूअल बेसिस में, बट कैश बेसिस में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। नाउ बेटा अगेन फ़ायदे और नुकसान अक्रूअल बेसिस ऑफ सिस्टम के। फ़ायदे ज़्यादा है, इट इज़ मोर साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है कि ये सिस्टम बेटर है कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस से कौन सा बेटर है, अक्रूअल बेसिस। इट शोज़ अ कंप्लीट पिक्चर, हम लोगों को ये पूरी पिक्चर साफ साफ दिखा देता है, किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की जो भी बिजनेस में हुए हैं। दिस सिस्टम डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो एग्जिबिट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। हमको सही प्रॉफिट और लॉस बताता है और हमारे को सही फाइनेंशियल पोजीशन भी डिस्क्लोज कर देगा। दिस सिस्टम हैज़ वाइड एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि सब लोग इसको पसंद करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड,
बट एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगेन वही बात कह रहा है ये कि सही इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ में ये वो सारी इन्फॉर्मेशन भी एडजस्ट करता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस भी ये रिकॉर्ड करता है, जबकि कैश बेसिस इसको रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नुकसान क्या क्या है बेटा? ठीक है, क्या क्या नुकसान है, डिसएडवांटेजेस क्या है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के? दिस सिस्टम इज़ नॉट सिंपल एज कैश। ये उतना सिंपल नहीं है जितना कैश बेसिस में होता है। ठीक है, इसलिए ही तो अगर मेहनत ज़्यादा लगेगी तो हाँ रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो कैश बेसिस में मेहनत लगती नहीं है, बट अक्रूवल बेसिस में मेहनत लगती है, दैट्स वाई इट इज़ डिसएडवांटेज। इन दिस अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलेबोरेट, यानी कि बहुत बड़ा प्रोसेस है। इन दिस मैनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अक्रूवल बेसिस में हमको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कौन से वाले? ये वाले। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम रिसीव इन एडवांस, अक्रूड इनकम, ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। सो इट टेक्स टाइम, इसलिए ये टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो ये क्या है इसके डिसएडवांटेज, किसके? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के। नाउ डिफरेंस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है बेटा, मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है जिससे आपको याद रहेगी सब चीज़ें। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, बट कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। यानी कि अक्रूवल में कैश तो होगा ही, साथ साथ में क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होंगे। क्रेडिट मतलब जो कैश में नहीं होते हैं। ठीक है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, अक्रूवल बेसिस में ये सब चीज़ें एडजस्ट होती है और कैश बेसिस में ये चीज़ें एडजस्ट नहीं होती है। प्रॉफिट और लॉस अक्रूवल बेसिस में सही निकलता है, कैश बेसिस में सही नहीं निकलता है। टेक्निकल नॉलेज, सबसे ज़्यादा नॉलेज किस में चाहिए? अक्रूवल बेसिस में रिक्वायर्ड है नॉलेज, जबकि कैश बेसिस में हमको कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। लीगल पोजीशन, यस, जो हमारा कंपनी एक्ट है, जो लॉ बन रखा है 2013, वो भी कहता है कि अक्रूवल अकाउंटिंग को फॉलो करो, जबकि कैश बेसिस को ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता है। ठीक है, कौन? हमारा लॉ। एक्सेप्टेबिलिटी, यस, इसको सब एक्सेप्ट करते हैं, कैश बेसिस को सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रिलायबिलिटी, इट इज़ मोर रिलायबल। ठीक है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं अक्रूवल बेसिस पे, और कैश बेसिस पे हम लोग इसको ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेस रिलायबल। सूटेबिलिटी, कहाँ पे अक्रूवल सिस्टम फॉलो किया जाता है? हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। तो कैश बेसिस कहाँ फॉलो किया जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आप लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग 12th क्लास में आएंगे, एक चैप्टर है आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, तो उस जगह हम लोग कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं। बट आज की तारीख में, बट रियल लाइफ में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वहाँ पर भी अक्रूवल सिस्टम फॉलो किया जाता है। यानी कि ये थोड़ी सी लिबरल है कि कैश बेसिस कहाँ फॉलो होता है? जहाँ पे मेन आदमी का पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा आपको? तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा फिनिश है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा प्रैक्टिस शीट के लिए, वो आप लोग मुझे करके सॉल्व करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो करें। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, समझना। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2018 से 2019, इसका मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, इसके बीच में हमारा कैश सेल्स, हमारी कैश में कैश सेल्स कितनी हुई है? 3,90,000। ठीक है, एंड क्रेडिट सेल, और उधार में कितनी सेल्स हुई है? क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है हमारी?
1,60,000, ये हमारी उधार में सेल हुई है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। हिज एक्सपेंसेस वर ऑफ रुपीज़ 2,70,000, हमारे टोटल, अच्छा टोटल सेल्स कितनी हो गई, टोटल सेल्स हो गई 9 6 15 5,50,000 की हमारी टोटल सेल्स हो गई। कितनी, 5,50,000 की टोटल हमारी सेल्स हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमारे हिज एक्सपेंस वर रुपीज़ 2,70,000, बेटा कंफ्यूज मत होना, देखिए इंग्लिश है, 2,70,000 के टोटल खर्चे हुए हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, यानी कि 2,70,000 में से 80,000 अभी तक हमने दिए नहीं है। तो ये कौन से खर्चे हुए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिट एक्सपेंस। ठीक है ना, क्रेडिट एक्सपेंस कितने हो गए, 80,000, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है ये हमारे लिए, पैसा अभी तक आया दिया नहीं है। ठीक है, और कैश में कितने खर्चे हो गए, कैश में कितने खर्चे हो गए, देखिए टोटल खर्चे हुए 2,70,000 रुपये, जिसमें से 80,000 रुपये क्रेडिट में, यानी कि पैसा अभी तक दिया नहीं है, स्टिल टू बी पेड। तो 270 में से अगर हम लोग 80,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में बचेगा 1,90,000। कितना बचेगा, 1,90,000। टोटल कितना हो गया, ये हमारा कैश एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो कैश एक्सपेंस 190, क्रेडिट एक्सपेंस 80, टोटल 2,70,000। टोटल सेल्स कितनी हुई है 550, टोटल एक्सपेंस हो गया 270। ठीक है, आउट ऑफ विच रुपीज़ 80,000 ये हो गया। फाइंड आउट द अशोक इनकम, हमको अशोक की इनकम निकालनी है दोनों तरीके से, एक तो कौन से तरीके से, कैश बेसिस पे, दूसरा अक्रूवल बेसिस पे। तो कैश में क्या रिकॉर्ड होता है, ओनली कैश, कैश में क्या रिकॉर्ड होता है, ओनली कैश। ठीक है, देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ, इनकम एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इनकम एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेल्स कितनी है कैश में, 3,90,000, और एक्सपेंस कितने हैं कैश में, 1,90,000। यही है बेटा। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, यानी कि हमारी इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई 2 लाख, 390 माइनस 190, 2 लाख। समझ में आया कि नहीं आया, तो 2 लाख रुपए इनकम हो गई अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारी। ठीक है, अब अक्रूवल, अक्रूवल में दोनों कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होते हैं, अक्रूवल में कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, कहाँ करूँ, यहाँ कर लेते हैं, इनकम एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ध्यान से देखना, कैश और क्रेडिट, तो टोटल सेल्स कितनी है, कैश और क्रेडिट दोनों मिलाकर, कैश और क्रेडिट टोटल सेल्स है 550, तो हमारी सेल्स हो गई 5,50,000, और टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, जो कि अक्रूवल बेसिस में तो दोनों रिकॉर्ड होते हैं कैश और क्रेडिट, टोटल एक्सपेंस हो गए 270, 2,70,000। ठीक है, ठीक है, नाउ
तो नेट कितनी इनकम हुई हमारी, 5,50,000 में से 2,70,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है, कितनी होगी, 2,80,000। 2,80,000 का हमको क्या हो गया, इनकम हो गई हमारी। ठीक है, 2,80,000 हमारे लिए क्या हो गई बेटा, इनकम हो गई। तो कैश बेसिस के हिसाब से हमारी इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए, पर अक्रूवल बेसिस के हिसाब से हमारी जो इनकम है वो है 2,80,000। बट अब गवर्नमेंट किसको मानती है, 2 लाख मानेगी या 2,80,000 रुपये। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ अक्रूवल बेसिस और सिस्टम फॉलो होता है, तो गवर्नमेंट हमारी जो इनकम मानेगी वो मानेगी 2,80,000 यानी कि 2,80,000। समझ में आया बेटा? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से अगर आपको ये क्वेश्चन नोट करना है तो वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से हम लोग इसका आंसर नोट कर लेते हैं। अदरवाइज़ मैंने नोट्स में ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आंसर नोट करना चाहें तो एक बार कर लीजिए, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। इसी के साथ में ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, ठीक है, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे अकाउंट्स को, तो उस प्रॉमिस को मैं नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर फुलफ़िल करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा लेक्चर्स लगेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो टिल देन बी सेफ इन योर होम, थैंक यू सो मच।